हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल। इसके पहले जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे उसका नाम था त्रिभुज, और उससे रिलेटेड जितने भी नियम थे, जितने भी थियरम थे, लगभग मैंने सिद्ध करा दिए हैं और आपको सभी वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। फिलहाल आज हम एक नए चैप्टर को शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है चतुर्भुज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए, जैसे आपका त्रिभुज होता है तो त्रिभुज तीन रेखाखंडों द्वारा बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ऐसे ही नाम से पता चलता है कि चतुर्भुज की परिभाषा क्या होगी या फिर ये कैसे बनेगा। चार रेखाखंडों द्वारा बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चलिए यहां पर देखिए, चित्र बनाते हैं। चार रेखाखंडों द्वारा बंद आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज। यहां पर देख लीजिए, ऐसे आपका चार लाइन होगा और इस तरह से बंद आकृति होगी। इसका नाम रख दिया जाए ए बी सी डी। तो ये हो गया आपका चतुर्भुज। बंद आकृति होनी चाहिए। अगर बंद आकृति नहीं है यानी कि खुला है तो उसे चतुर्भुज नहीं कहेंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जैसे चार लाइन हो, इस तरीके से हो। अब देखिए, ये चार लाइन है। एक तो यहां से यहां तक है, फिर इसके बाद यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। इसको आप और इधर मोड़ सकते हैं, तब भी ये बंद नहीं होगा। तो ऐसी आकृतियों को खुला वक्र कह सकते हैं। ये चतुर्भुज में नहीं आएगा, क्योंकि चार रेखाखंड होंगे, बंद आकृति होंगी, तभी चतुर्भुज होगा। ऐसी आकृतियों को आप चतुर्भुज नहीं कहेंगे। चार रेखाखंड वहां भी है लेकिन ये बंद नहीं है, क्लोज्ड नहीं है। तो देखिए यहां पर चार रेखाखंड है। कौन कौन सी? ए बी, बी सी, सी डी, डी ए। तो यहां पर चार रेखाखंडों द्वारा बंद आकृति है, इसीलिए हम इस आकृति को क्या कहेंगे? चतुर्भुज। तो इसका परिभाषा अगर आप लिखना चाहेंगे तो चलिए मैं यहां पर लिख दे रहा हूं इसका परिभाषा। इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? चार रेखाखंडों द्वारा, चार रेखाखंडों द्वारा बंद आकृति, बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज कहलाती है। तो ये हो गया इसका डेफिनेशन। ठीक है, तो अब देखिए, जैसे त्रिभुज में आपके कुछ मुख्य रूप से गुण पाए जाते हैं, ऐसे ही चतुर्भुज में भी कुछ मुख्य रूप से गुण पाए जाते हैं। तो चलिए अब उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपका त्रिभुज होता था तो उसमें तीन रेखाखंड होते थे, तीन शीर्ष होते थे, तीन कोण, ऐसे और भी सारे नियम हैं। तो ऐसे यहां पर भी कुछ नियम आपको दिखाई देगा। तो चलिए अब उसको हम यहां पर गुण के रूप में लिख लेते हैं। गुण यानी कि प्रॉपर्टीज। ये मुख्य रूप से पाया ही जाता है। तो पहला नंबर यहां पर देखिए। ठीक है, जैसे यहां पर मैंने कहा कि चार रेखाखंडों द्वारा बंद आकृति है, इसका मतलब ये कि चतुर्भुज को बनाने के लिए चार रेखाखंड की आवश्यकता पड़ती है। तो आप यहां लिख सकते हैं, इसमें चार रेखाखंड होते हैं। चार रेखाखंड होते हैं। ठीक है, तो ये पहला हो गया प्रॉपर्टीज। इसमें चार रेखाखंड होते हैं। नंबर 2, अब चार रेखाखंड के बाद आपको इसमें और क्या दिख रहा है? चार शीर्ष दिखेंगे, ए बी सी डी। चार शीर्ष यहां पर हैं, पॉइंट ए बी सी डी। तो चार शीर्ष हो गए। तो आप इसमें लिखेंगे, इसमें चार शीर्ष होते हैं यानी कि वर्टेक्स। चार शीर्ष होते हैं। नाम कुछ भी हो सकता है,
ABCD PQRS KLMN जो भी आपको अच्छा लगे रख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नंबर 3 पर। इसमें 4 शीर्ष होते हैं तो 4 कोण भी होंगे, जितने शीर्ष उतने कोण। तो यहां पर एक कोण दिखेगा आपको, ये इस तरीके से, चलिए मैं बना के दिखा दे रहा हूं। और एक कोण यहां पर है, एक यहां पर है, एक यहां पर है। तो इस तरीके से 4 कोण हो गए। इसमें 4 कोण होते हैं, 4 कोण होते हैं, ठीक है। तो 4 कोण हो गए। अब क्या इसमें खास है, देखिए त्रिभुज में तो कोई विकर्ण नहीं होता, लेकिन इसमें विकर्ण होता है। विकर्ण किसे कहते हैं, कोई भी बहुभुज है अगर उसमें शीर्ष को शीर्ष से मिला देंगे तो जो रेखाखंड प्राप्त होगी उसे विकर्ण कहते हैं, कि यानी कि डायगोनल। यहां पर जैसे शीर्ष ए है, अगर शीर्ष ए को शीर्ष सी से मिला दें तो जो लाइन बनेगा उसे हम डायगोनल कहेंगे। तो चलिए इसको मिला देते हैं, एकदम सीधा रहेगा, ठीक है। और इसको आप यहां से मिला सकते हैं, एकदम सीधा रहेगा। तो यहां पर 2 विकर्ण हैं, चतुर्भुज में 2 ही विकर्ण होते हैं, ठीक। तो आप यहां लिखेंगे नंबर 4। ये सभी चतुर्भुज के लिए है, ठीक है। कोई भी चतुर्भुज है तो ये सभी नियम उसमें लागू होंगे। इसमें 2 विकर्ण होते हैं, 2 विकर्ण होते हैं, ठीक है। इसमें 2 विकर्ण होते हैं। और क्या खास बात है, जैसे आपका त्रिभुज होता है तो त्रिभुज में तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। ऐसे ही कोई भी चतुर्भुज हो तो उसमें चारों अंतःकोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। यानी कि अगर चारों एंगल को जोड़ लेंगे तो उनका योगफल 360 आएगा। तो चलिए नंबर 5, इसमें या ऐसे लिख दीजिए, चतुर्भुज में चारों अंतःकोणों का योगफल, अंतःकोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। तो ये हो गया आपका जो मेन प्रॉपर्टीज है चतुर्भुज के लिए। इसमें 4 रेखाखंड होते हैं, AB BC CD D, नाम कुछ भी हो सकता है। इसमें 4 शीर्ष होते हैं, A B C D। इसमें 4 कोण होते हैं, कोण A, कोण B, कोण C, कोण D। इसमें 2 विकर्ण होते हैं, यानी कि चतुर्भुज में कोई भी चतुर्भुज हो, किसी प्रकार का हो, सभी में ये सब नियम लागू होते हैं। 2 विकर्ण यहां पर है, जैसे AC BD। चारों अंतःकोणों को जोड़ेंगे तो इनका एंगल का जो सम होगा 360 डिग्री होगा। तो चलिए मैं इसको अलग से भी मैं समझा दे रहा हूं कि इसमें कौन कौन से टर्म हैं। जैसे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे तो ये शब्द यूज होते हैं, जैसे रेखाखंड हो गया, शीर्ष हो गया, कोण हो गया, विकर्ण हो गया। तो इसमें और कुछ भी हम लोग समझेंगे यहाँ पर। जैसे अगर हम बात करें सबसे पहले रेखाखंड की, तो यहां पर रेखाखंड में या भुजा, चलिए भुजा लिख देते हैं, भुजा भी बोल सकता है या फिर रेखाखंड भी बोल सकता है। अगर हम बात करें इसमें साइड, तो इसमें साइड कौन कौन सा है, यानी कि भुजा AB है, BC है, CD है, DE है, इसको रेखाखंड भी कह सकते हैं। तो यहां पर है आपका AB BC CD व DE। तो ये आपके 4 रेखाखंड यानी कि 4 भुजाएं हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं शीर्ष की। तो शीर्ष इसमें कितने होते हैं, 4। कौन कौन से शीर्ष हैं, A B C D। तो चलिए यहां पर लिख दें शीर्ष, इसको बोलते हैं वर्टेक्स।
वर्टेक्स। शीर्ष कौन कौन से हैं? ए बी सी डी, सी व डी हो गया। अब देखिए, अब कोण की बात कर लेते हैं। कोण, कोण यानी कि एंगल। तो एंगल कौन कौन सा है? कोण ए, कोण बी, सी और डी। तो कोण का चिन्ह आप जानते ही हैं, कोण ए ऐसे होगा, कोण बी, कोण सी व कोण डी हो गया। अब विकर्ण की बात कर लेते हैं, यानी कि डायगोनल। अगला टर्म है विकर्ण, यानी कि डायगोनल। डायगोनल BD और AC है, तो आप लिख सकते हैं AC व BD, दो ही विकर्ण हैं इसमें। अब देखिए, इसमें कौन कौन से वर्ड यूज हो सकते हैं सवालों में। जैसे एक वर्ड आता है क्रमागत भुजाएं। क्रमागत भुजाएं कौन कौन से हैं? ये देखिए, क्रमागत भुजाएं, इसको हम लोग बोल सकते हैं एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड में कौन कौन सी आएंगी? यानी कि क्रमागत भुजाएं। क्रमागत भुजाएं का मतलब यह है कि क्रम से भुजा होनी चाहिए। जैसे आप AB के साथ BC भुजा ले सकते हैं, BC के साथ CD को लिया जा सकता है, ये क्रमागत भुजाएं हैं, ठीक है। और आप CD DA एक साथ ले सकते हैं, DA और AB को एक साथ ले सकते हैं, इसे बोलते हैं क्रमागत भुजाएं। और इसको आप यहां लिखेंगे AB कामा BC, ठीक है। और BC CD क्रमागत भुजाएं हैं, BC CD, CD DA क्रमागत भुजाएं हैं, CD DA क्रमागत भुजाएं हैं, व DA AB। देखिए, जरूरी नहीं है क्रम से आप लिखें, DA जरूरी नहीं है, AD भी लिखा जा सकता है, यहां पर डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। तो आप लिख सकते हैं यहां DA AB AB। तो ये हो गया आपका क्रमागत भुजाएं, और इसे आप आसन्न भुजाएं भी कह सकते हैं। आसन्न का मतलब और क्रमागत का मतलब एक ही है। यहाँ पर AB BC ये क्रमागत भुजा भी है और आसन्न भुजा भी है। तो ये है क्रमागत भुजाएं। अब क्रमागत कोण भी कह सकते हैं यहां पर, क्रमागत कोण, एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल, ठीक है। एडजेसेंट एंगल में कौन कौन से आएंगे? देखिए, क्रमागत कोण यानी कि कोण ये भी है ये भी है, तो क्रमागत कोण का मतलब गैप नहीं होना चाहिए दो कोणों के बीच में, लगातार होने चाहिए। कोण A तो इसके साथ B ले सकते हैं, या कोण A है तो इसके साथ D ले सकते हैं। तो चलिए यहां पर बारी बारी से लिखते हैं। कोण A कामा कोण B लिया जा सकता है, ठीक है। ये क्रमागत कोण है या आसन्न कोण है। और यहां पर देखिए, और B के साथ C लिया जा सकता है, तो कोण B और यहां कोण C हो गया, ये क्रमागत कोण हो गया। C और D क्रमागत कोण है, चलिए यहां पर लिख देते हैं कोण C कोण D हो गया। और उसके बाद D और A, कोण D और कोण A, ये आपका क्या हो गया? क्रमागत कोण हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या हो सकता है? एक होता है सम्मुख भुजाएं, अपोजिट साइड। तो चलिए अब यहां पर अगला वर्ड सम्मुख, सम्मुख भुजाएं। सम्मुख भुजाएं यानी कि अपोजिट साइड्स। देखिए, सम्मुख का मतलब यह है कि आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो अपोजिट साइड होती हैं।
जैसे ए बी के सामने कौन सी भुजा आएगी, सी डी, या फिर सी डी के सामने कौन है, ए बी। बी सी के सामने कौन है, डी ए, या डी ए के सामने कौन सा है, बी सी। तो चलिए यहां पर लिख देते हैं ए बी व सी डी, ये क्या है, समूह भुजाएं। चलिए कामा कर देते हैं, या फिर ऐसे कर दो, कामा यहां पर, और ए बी और सी डी समूह भुजाएं हैं। ऐसे ही बी सी और डी ए, बी सी डी, ठीक है, ये हो गया आपका सम्मुख भुजाएं। और क्या हो सकता है इसमें, सम्मुख कोण हो सकता है। यहां पर देखिए सम्मुख कोण, यानी कि अपोजिट एंगल, ठीक है। अपोजिट एंगल यानी कि आमने सामने के जो कोण है उसे आप सम्मुख कोण या अपोजिट एंगल कह सकते हैं। कोण ए के सामने कौन सा कोण है, सी, या कोण सी के सामने कौन सा है, कोण ए। तो यहां पर हो जाएगा कोण ए कामा कोण सी, ठीक है। और कोण बी के सामने कौन है, डी, कोण बी व कोण डी, ठीक है। तो कोण ए के सामने सी है या सी के सामने ए है, बी के सामने डी है या डी के सामने कोण बी है। तो ये जितने भी वर्ड हैं, ये जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं तो ये वर्ड यूज होते हैं वहां पर। इनका असलियत में क्या मतलब है आपको समझ में आ गया होगा। तो ये नोट पॉइंट है, आप लिख लीजिएगा या समझ लीजिए अच्छे से, और कभी भूले ना कि ये चीजें क्या होती हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, यहां पर ले लीजिए अच्छे से। अब आपको समझ में आ गया होगा कि चतुर्भुज क्या होता है, और इसमें मुख्य रूप से इसके कौन कौन से गुण होते हैं जो सभी में लागू होते हैं, और ये जो वर्ड होने वाले यूज हैं क्वेश्चन में उनका मतलब मैंने समझा दिया है। भुजा, शीर्ष, कोण, विकर्ण, क्रमागत भुजाएं, क्रमागत कोण, सम्मुख भुजाएं और सम्मुख कोण। तो ये जरूरी है आप सभी के लिए जानना, और चतुर्भुज क्या होता है आप समझ चुके हैं। बाकी जो इसके आगे आपके टॉपिक हैं जैसे चतुर्भुज के प्रकार या उससे रिलेटेड जो भी थियरम है, अब उसको हम अगली क्लास में देखेंगे। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।